हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 और हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 4 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि इस अधिनियम में काफ़ी सारी धाराएं निर्दिष्ट हैं और अब ये छोटा हो गया है, ज़रूरत का ही पढ़ना है। तो आज हम सेक्शन 12 लेंगे इस वीडियो में और 12 के बाद आपको बताते चलें कि सेक्शन 13 to 18 ये भी निर्दिष्ट किए जा चुके हैं। सेक्शन 12 में हम 4 क्लास हैं, का, खा, गा, घा, ए, बी, सी, डी, जिसमें से बी और डी क्लास भी निर्दिष्ट किए जा चुके हैं। तो सेक्शन 12 भी छोटा हो गया। 13 to 18 हमारे पास है ही नहीं, वो भी निर्दिष्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद हमें 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 21 पढ़ना है। इसके बाद 22 भी गायब है, वो भी निर्दिष्ट किया जा चुका है। फिर हमें 23 पढ़ना है और 24 पढ़ना है। 24 के बाद से 25, 26 ये भी निर्दिष्ट किए जा चुके हैं, तो हमें सीधे 27 पढ़ना है। इस तरह से वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट करते रहा करिए। मेरे पास वैसे कम ही आ रहे हैं, आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 12A में ये बताया गया है कि जो बंदोबस्त अधिकारी हैं वो मालगुजारी निश्चित करेंगे, मालगुजारी का अवधारण करेंगे। सेक्शन 12A में ये इतना बताया गया है। और सेक्शन 12D में यानी कि घ में ये कहा गया है कि जो भी खातेदार हैं वो धारा 10 के अंतर्गत जो पुनरीक्षित रजिस्टर तैयार किया जाता है, तो उस पुनरीक्षित रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व जो भी सेक्शन 10 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाता है, पुनरीक्षित रजिस्टर तैयार किया जाता है, तो उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो धारा 12D ये कहती है कि उस रजिस्टर के प्रकाशन के पहले यदि खातेदार अपने खाते का संयोजन कराना चाहते हैं तो संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र वो दे सकते हैं। शर्त है वो वार्षिक रजिस्टर, जो पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर है, उसके प्रकाशन के पूर्व ही वो संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। 12D इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वो प्रार्थना पत्र संयोजन के लिए कब दे सकते हैं? तो सेक्शन 10 के अंतर्गत जो पुनरीक्षित रजिस्टर तैयार किया जाता है उसके प्रकाशन के पूर्व वो दे सकते हैं। ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और मालगुजारी कौन तय करेगा? तो आपको बंदोबस्त अधिकारी याद रखना है, ये मालगुजारी तय करेंगे। धारा 12 का के अंतर्गत ये तय करेंगे। इसके बाद 13 से 18 हमको पढ़ना नहीं है, निश्चित की जा चुकी है। सेक्शन 20 में आते हैं। तो सेक्शन 22 के अंतर्गत प्रारंभिक चकबंदी योजना जो है, जो तैयार की गई है, उसका प्रकाशन किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि धारा 4 से धारा 12 तक हमने जो पढ़ा, जो रिपील हो गए उनकी बात ही नहीं है। तो 12 तक में अब चकबंदी की पूरी प्रारंभिक प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यहाँ से जो भी इनिशियल स्टेजेस थी, उसकी जो प्रोसीडिंग थी, वो सारी 12 तक कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अब सेक्शन 19A का सब क्लास 1 में यानी कि 19 का क्लास 1 के अंतर्गत अब जो सहायक चकबंदी अधिकारी हैं वो चकबंदी समिति से परामर्श करते हैं और परामर्श करने के बाद अब प्रारंभिक चकबंदी योजना
तैयार करेंगे अब बैठ करके, सारी प्रक्रियाएं हो गई हैं। अब प्रारंभिक चकबंदी योजना धारा 19 का के क्लास 1 में तैयार की जाएगी और धारा 20 के अंतर्गत जो धारा 19 में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार की गई है उसका प्रकाशन धारा 20 के अंतर्गत किया जाएगा। और धारा 20 के अंतर्गत प्रकाशन के साथ साथ अगर प्रारंभिक चकबंदी योजना में भी कोई आपत्ति, प्रकाशन के बाद अगर कोई आपत्ति है तो वो धारा 20 के अंतर्गत ही ली जाएगी। ये आपको याद रखना है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार हो जाने पर धारा 20 के अंतर्गत उसका प्रकाशन किया जाएगा और उस संबंध में आपत्तियां भी ली जाएंगी। अब आपत्तियां ले ली गई तो आपत्तियां लेने के बाद ये व्यवस्था की गई धारा 20 के अंतर्गत कि जो प्रारंभिक चकबंदी योजना से संबंधित आपत्तियां ली गई हैं उनका निस्तारण भी इसी सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो क्षुब्ध है आदेश से, आपत्तियों के निस्तारण के बाद जो आपत्ति के निस्तारण के बाद जो आदेश मिला है उस आदेश से अगर वो क्षुब्ध है, पीड़ित है, परेशान है तो फिर वो यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड कम कर दिया गया है, 15 डेज का बनाया गया है। इसके पहले के सेक्शन में 21 डेज का बनाया गया है। तो यहाँ 15 डेज के अंतर्गत वो बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। याद रखना है यहाँ बंदोबस्त अधिकारी है। तो धारा 20 के अंतर्गत जो आपत्ति आएगी प्रारंभिक चकबंदी योजना से संबंधित उसका निस्तारण किया जाएगा और उस निस्तारण आदेश से संबंधित कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है तो फिर वो 15 दिन के अंतर्गत अपील कर पाएगा बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ और बंदोबस्त अधिकारी उस अपील को सुनेंगे, निपटाएंगे। तो ये धारा 19 और 20 हो जाती है। तो 19 में तैयार की गई, 20 में प्रकाशित की गई, 20 में ही आपत्तियां ली गई, 20 में ही आपत्तियों का निस्तारण किया गया और 20 में ही सेक्शन 20 में ही आपत्ति के निस्तारण का से जो आदेश प्राप्त हुआ है उससे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ 15 दिन के अंतर्गत अपील कर सकता है। ये व्यवस्था की गई है। अब हम आते हैं धारा 21 पर। हाँ, ये बता दें कि धारा 20 के अंतर्गत जो आपत्तियों का निस्तारण करेगा वो चकबंदी अधिकारी करेगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सहायक चकबंदी अधिकारी नहीं है। सहायक चकबंदी अधिकारी प्रारंभिक चकबंदी योजना को तैयार करेगा और धारा 20 के अंतर्गत उस योजना से संबंधित कोई आपत्तियां आएंगी तो उनका निस्तारण चकबंदी अधिकारी करेंगे और चकबंदी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति है तो 15 दिन के अंदर वो बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये क्रम बना के रखिएगा। धारा 21 में चलते हैं। तो धारा 21 में ये कहा गया कि जो प्रारंभिक चकबंदी योजना पर आपत्तियां सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष ही उठाई जाएंगी, उसका निस्तारण चकबंदी अधिकारी करेंगे, लेकिन आपत्तियां सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाई जाएंगी। ये धारा 21 में बताया गया। तो धारा 20 में चूंकि कहा गया है चकबंदी अधिकारी आपत्तियों को निस्तारण करेंगे, तो निस्तारण करेंगे, लेकिन जो आपत्तियां आएंगी या उठाई जाएंगी वो सहायक चकबंदी के पास ही पहुंचेंगी, चकबंदी अधिकारी के पास पहुंचेंगी, आपत्तियां उन्हीं के पास उठाई जाएंगी और वो फॉरवर्ड करेंगे चकबंदी अधिकारी को और चकबंदी अधिकारी आपत्ति का निस्तारण करेंगे। अब अगर इनके आदेश से कोई क्षुब्ध है तो धारा 20 के अंतर्गत 15 दिन के अंदर वो बंदोबस्तकारी के यहाँ अपील कर सकता है। तो धारा 21 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। तो धारा 21 को आप एक बार देख लीजिएगा और धारा 22 को फिर से निश्चित कर दिया गया है। तो धारा 22 आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद धारा 23 आपको पढ़ना है। धारा 23 में ये कहा गया कि अब आपत्तियां सब निपट गई, तो अब उस योजना की पुष्टि की जाएगी। तो धारा 23 के अंतर्गत जो बंदोबस्त अधिकारी हैं वो प्रारंभिक चकबंदी योजना तो धारा 19
का के सब क्लास 1 में तैयार की गई थी उसका पुष्टिकरण कर देंगे यहाँ पर, उसको पुष्ट कर देंगे, एथेंटिक बना देंगे यहाँ पर उसको। और एथेंटिक बनाने के बाद प्रारंभिक चकबंदी योजना जो है फिर से कटक में प्रकाशित कर दी जाएगी। एक बार जो प्रकाशित की गई धारा 20 के अंतर्गत, उसमें आपत्तियां ले लिया, सब एक निपटा दिया। इसके बाद अब फिर से वो उसका पुष्टिकरण होगा धारा 23 के अंतर्गत, और ये करेंगे बंदोबस्त अधिकारी, कंफर्म कर देंगे इसको। अब जब ये कंफर्म हो जाएगा तो जिस डेट से ये पुष्टिकरण हो जाएगा और जिस डेट से वो उस कटक में प्रकाशित कर दी जाएगी, तो जिस डेट से उसको उस कटक में, उस क्षेत्र में, उस चकबंदी एरिया में, क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी, वह दिनांक बंदोबस्त अधिकारी ही निश्चित करेंगे कि किस डेट को प्रकाशित की जाएगी। तो बंदोबस्त अधिकारी वह दिनांक, जिस दिनांक को उस कटक में, उस क्षेत्र में, उस एरिया में प्रकाशित विज्ञापन प्रारंभिक चकबंदी योजना के पुष्टिकरण की जो विज्ञप्ति है उस कटक में प्रकाशित की जाएगी, और जिस दिनांक से अंतिम चकबंदी योजना प्रचलित होगी। कहने का मतलब उसी तारीख से ही वह अब अंतिम हो गई चकबंदी योजना पुष्टिकरण के बाद, अब वो अंतिम चकबंदी योजना प्रचालित की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि धारा 24 के अंतर्गत योजना, जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी, प्रक्रिया चलते 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 जो योजना आ गई, अब योजना बिल्कुल कन्फर्म हो गई। अब धारा 24 ये कहती है कि बंदोबस्त अधिकारी बस दिनांक फिक्स कर दें, और जिस दिन से वो विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, अंतिम हो जाएगी वो योजना, वो अंतिम योजना प्रचालित होगी, शुरू हो जाएगी उस कटक में, उस एरिया में, उस निश्चित एरिया में हो जाएगी। धारा 24 ये कहती है। तो अब आपको पता चला कि धारा 24 में अंतिम चकबंदी योजना प्रचलित की जाएगी। तो अब यहाँ से अब जो भी सिद्धांत, जो भी योजना, जो कुछ भी हुआ, वो अब यहाँ अंतिम हो गया और अब वो प्रचलित हो गई। अब इन्हीं के अनुसार ही आगे चकबंदी होगी। धारा 25, धारा 26 फिर से यहाँ पर निश्चित है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अब धारा 27 में आते हैं। तो धारा 27 ये बात करती है कि जो जिला उप संचालक चकबंदी के द्वारा नए अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं, चूँकि चकबंदी योजना अंतिम हो गई है, तो जितने भी प्रपत्र तैयार किए गए हैं, नक्शा, खसरा, खतौनी, जो भी बिल्कुल अब नए तैयार होंगे सारे, और जो पुनरीक्षित किए गए हैं वो भी नए ही माने जाएंगे। तो इस तरह से धारा 27 के अंतर्गत जितने भी पुराने अभिलेख हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, नए अभिलेखों को वो जगह मिल जाएगी। आप इसको ऐसा कह सकते हैं। जो खसरा, खतौनी, इस तरह के जो कागजात होते हैं, वो अधिकार अभिलेख वगैरह जो भी होते हैं, ये आपको पता है कि जिले में कलेक्टर के अधीन होते हैं, कलेक्टर के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो अब कलेक्टर साहब अपने पुराने जो भी अभिलेख अभी तक उनके पास थे वो हटा देंगे, जो नए अभिलेख अंतिम चकबंदी योजना में हैं, तैयार हैं, वो अब रखेंगे। तो धारा 27 में ये बताया गया है कि धारा 52 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की जाती है, चकबंदी योजना की समाप्ति की जो घोषणा की जाती है, तो वो विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात कलेक्टर साहब अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शा, खसरा, अधिकार अभिलेख के स्थान पर धारा 27 की उपधारा 1 के अंतर्गत तैयार किए गए जो नक्शा है, खसरा है, अधिकार अभिलेख है, उनको रखेंगे।
ये धारा 27 ने स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज धारा 12 से लगा करके धारा 27 तक पढ़ा, जिसमें से 13 से 18 हमने नहीं पढ़ा। धारा 12 में 12 खा और 12 गा नहीं पढ़ा हमने। इसके बाद हमने सेक्शन 22 यानी कि 22 नहीं पढ़ी, हमने सेक्शन 24 और 25 नहीं पढ़ी, चूँकि ये निश्चित है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, धारा 27 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 28 से आगे चलेंगे और शायद ये मेरा चकबंदी का इसके बाद वाला अंतिम वीडियो होगा और आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो और इसके बाद ये एक्ट आपका कंप्लीट। मेरे वीडियो सुनिए और इसके बाद बेयर को देख लीजिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है इससे संबंधित उसको एक बार देख लीजिए। मेरा वादा है कि ये एक्ट आपके टिप पर आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दिया करिए, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है।